तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं गर्डल की। गर्डल के अंदर देखिए, जैसा कि आपको पहले समराइज किया जा चुका है कि 6 बोन्स होती हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि गर्डल्स 2 होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल बच्चे जो है वो हमारे फोरलिम्स को अटैचमेंट देता है, और पेल्विक गर्डल हमारे हाइंडलिम्स को अटैचमेंट देता है। किससे? एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पेक्टोरल गर्डल के अंदर जैसा कि आपको बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 4 बोन्स होती हैं। इनमें से देखिए 2 तो क्या है? स्कैपुला, जिसको शोल्डर ब्लेड कहा जाता है, और 2 हमारे पास कौन सी है बच्चों? क्लाविकल, जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि पेक्टोरल गर्डल के अंदर 2 स्कैपुला है, शोल्डर ब्लेड होती है, जैसा कि आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर जो है वो स्कैपुला का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। क्लाविकल का स्ट्रक्चर आप पहले ही देख चुके हैं। कॉलर बोन होती है आगे की तरफ, मैनुब्रियम जो स्टर्नम का पार्ट है उससे जुड़ी होती है, और पीछे की तरफ बच्चों ये स्कैपुला के एक एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ती है, जो कि आगे हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे पेल्विक गर्डल की बात करें। पेल्विक गर्डल 2 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, और ये जो 2 बोन्स हैं इन्हीं को हम कॉक्सल बोन, इनोमिनेट बोन, पेल्विक बोन या हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। ठीक है, मतलब एक लेफ्ट पेल्विक बोन है और एक क्या हो जाएगी? राइट पेल्विक बोन हो जाएगी। और ये दोनों वेंट्रल साइड पे आगे मिलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि सर ने आपको मार्क करके दिखाया, जो 2 पेल्विक बोन्स हैं वो वेंट्रली आगे की तरफ आके मिलती हैं, और उस जगह पे एक जॉइंट बनेगा। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या कह रहे हैं? ईच हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स। जो एक हिप बोन है या एक पेल्विक बोन जो है, ये वाली जो एक बोन है, ये 3 बोन्स के मिलने से बनी है, और इनका नाम क्या है? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग बच्चों डिटेल में आपको दिखाएंगे इनके स्ट्रक्चर्स को, कैसे इलियम कहां तक होता है, कहां तक प्यूबिस होता है और कहां तक इस्चियम होता है। ठीक है, देखिए वही चीज लिखा है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स help in the articulation of the upper and lower limbs respectively with the axial skeleton। तो यही चीज आपको पहले बताई गई थी कि जो हमारे गर्डल्स हैं वो हमारे लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की हमने बात कर रहे हैं, वो है गर्डल्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में गर्डल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पेक्टोरल गर्डल की। बच्चों, अभी आपको सर ने बताया पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स है? 4 बोन्स है, और पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास 2 क्या है? स्कैपुला है, और 2 हमारे पास क्लैविकल्स है। स्कैपुला, जिसको सर ने अभी आपको पहले ही कहा था, शोल्डर ब्लेड कहा जाता है बच्चों। ये है हमारी स्कैपुला। अगर हम यहां पर देखें तो ये हमारी क्या है बच्चों? स्कैपुला है। और स्कैपुला कैसी दिखती है ये आप देख रहे हैं। वैसे हम स्कैपुला की स्ट्रक्चर को और भी डिटेल में देखने वाले हैं। आप देखेंगे स्कैपुला के पास एक स्पाइन होता है, जिससे एक प्रोसेस निकलता है जिसको हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। उसके पास कोरेकॉइड प्रोसेस होता है। बहुत सारी चीजें अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन अभी तो आप देखिए कि पेक्टोरल गर्डल इज फॉर्म बाय स्कैपुला एंड क्लैविकल, और स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड कहते हैं। कितनी स्कैपुला है? 2 स्कैपुला है। और क्लैविकल भी कितनी है? 2 है। क्लैविकल को कहा जाएगा कॉलर बोन, या फिर हम बोलते हैं सर ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको बहुत शानदार तरीके से क्लैविकल और स्कैपुला दोनों मार्क करके दिखाए गए हैं। देख सकते हैं बच्चों, ये है कॉलर बोन या क्लैविकल, और ये रहा स्कैपुला। अगर हम स्कैपुला की बात करें तो इस स्कैपुला से क्लैविकल अटैच हो रही है। देख सकते हैं क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में यहां पर एक जॉइंट बन रहा है। बिल्कुल। स्कैपुला का एक ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं बच्चों? एक्रोमियन प्रोसेस। तो याद रखें कि क्लैविकल जो है वो स्कैपुला से एक्रोमियन प्रोसेस वाले पार्ट से अटैच होती है। वहां पर एक जॉइंट बनता है जिसको हम एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट कहते हैं बच्चों। तो ये एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट की हेल्प से यहां पर एक जॉइंट बन रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं क्लैविकल जो है उसका मीडियल साइड पर वो अटैच है किससे? स्टर्नम से। और स्टर्नम के भी कौन से? मैनुब्रियम, जिसको हम और क्या बोलते हैं? स्टर्नम भी कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और यहां पर जो जॉइंट बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट। कौन सा बोलेंगे? स्टर्नो। इसका मतलब हमारी ये जो हॉरिजॉन्टल बोन है, देखिए बच्चों वर्ड याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल बोन जो है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लैविकल बोन बोल रहे हैं या कॉलर बोन। उसका एक एंड तो अटैच है स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से, एंड उसका दूसरा एंड अटैच है हमारे स्टर्नम
स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और अगर हमें इस स्कैपुला के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये एक्रोमियन प्रोसेस कैसे स्पाइन से अराइज होता है, कैसे कोराकॉइड प्रोसेस होता है, आगे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों। और चीज बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोर आर्म है, ये जो अपर आर्म की बोन ह्यूमरस है, वो किस तरीके से इस स्कैपुला से जुड़ी हुई है, मतलब हमारा ये जो हैंड है जिसको हम कहते हैं, वो कैसे हमारे शोल्डर से जुड़ा हुआ है, वो भी इस शानदार से डायग्राम से आपके सामने है। इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कैसे ये बनता है इसको आगे डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो ह्यूमरस है वो स्कैपुला से जुड़ी हुई यहाँ पे होती है, और यहाँ पर इसके लिए होती है कैविटी, इसको बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्लिनॉइड कैविटी। देखते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये आपके सामने क्लैविकल का स्ट्रक्चर है। क्लैविकल के स्ट्रक्चर में जैसा सर ने आपको बताया, लैटरल एंड पे वो स्कैपुला से जुड़ती है और मीडियल एंड पे किससे जुड़ी हुई होगी? स्टर्नम से जुड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पे आपके सामने आ गया ये स्कैपुला का एक डिटेल स्ट्रक्चर, और इस डिटेल स्ट्रक्चर को मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे ये मीडियल एंड है, मतलब जो भीतर की तरफ, अंदर की तरफ जो एंड है उसको क्या कहा गया है? मीडियल एंड कहा गया है। और जो लेटरल एंड है, जो बाहर की तरफ होता है, लेटरल साइड में होता है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? लैटरल एंड बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चों एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पार्ट है, ये जो लेटरल एंड और मीडियल एंड के बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज बॉडी ऑफ द स्कैपुला। ये क्या है? बॉडी ऑफ द स्कैपुला है। और यहीं से अगर देखें तो इसी बॉडी में एक उभार, एक रिज पाया जाता है, जिसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? स्पाइन लिखा है। क्या लिखा है? स्पाइन लिखा है। एलिवेटेड रिज होता है बच्चों, बाहर की तरफ उठा हुआ एक रिज है। ये देख सकते हैं, ये जो पेन चल रहा है मार्कर, ये एक एलिवेटेड रिज है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्पाइन कह रहे हैं। और यही एलिवेटेड रिज बच्चे आगे जाता है और बनाता है एक्रोमियन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब सिंपल सा है, किसी बोन का एक एक्सटेंशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेस कहेंगे। याद रखिए, एक्रोमियन कोई अलग बोन नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्कैपुला। इवन हम कह सकते हैं कि स्कैपुला की एलिवेटेड रिज, जिसको एनसीईआरटी ने स्पाइन लिखा है, उसी का जो एक्सटेंशन है, उसी का जो एक उभार है, उसको हम क्या कह रहे हैं? एक्रोमियन प्रोसेस। बिल्कुल सर, ठीक है। एंड दिस एक्रोमियन प्रोसेस, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर क्लैविकल। ठीक है, तो क्लैविकल जो है वो एक्रोमियन से जुड़ी होने वाली है। इसी की तरह एक और उभार यहां पे पाया जाता है, एक और प्रोजेक्शन यहां से निकला हुआ होता है, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? कोराकॉइड प्रोसेस। बिल्कुल है कोराकॉइड प्रोसेस। तो कोराकॉइड प्रोसेस बच्चों मसल्स को अटैचमेंट देता है, जबकि एक्रोमियन प्रोसेस जो है, ये जो क्लैविकल बोन है उसको अटैचमेंट देने का काम करता है। ठीक है बच्चों, इस बात को भी याद रखें कि एक्रोमियन वर्ड का मतलब होता है टॉप मोस्ट। मतलब अब जब भी हम स्टिचिंग करवाते हैं, जब शर्ट सिलवाते हैं, तो हमारा जो सिलाई करने वाला जो होता है, वो मेजरमेंट जो लेता है, वो बिल्कुल स्टार्ट पे यहाँ पे जो बोन है वहां से वो मेजरमेंट लेता है वो। तो ये जो पॉइंट है, जिस टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ शोल्डर, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, उस टॉप मोस्ट वर्ड जो है वो एक्रोमियन से है। तो याद रखिए, एक्रोमियन टॉप मोस्ट से है, और ये वाला जो हमको दिख रहा है उभार, वो एक्रोमियन प्रोसेस है। और कोरेकॉइड का मतलब होता है क्रो बीक लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रो की बीक जैसा दिखता है थोड़ा, इसलिए हम बोल देते हैं कोरेकॉइड प्रोसेस। कोरेकॉइड प्रोसेस, और ये मसल्स के अटैचमेंट के लिए होता है। साथ ही यहां पे अगर देखें बच्चों, तो स्कैपुला में एक कैविटी होती है, एंड दैट कैविटी इज नोन एज व्हाट? ग्लेनोइड कैविटी। अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कैसे इस ग्लेनोइड कैविटी से हमारा ह्यूमरस का जो हेड है वो जाके जुड़ जाता है और बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो ये हमने बच्चों देखा यहां पे स्कैपुला का डिटेल स्ट्रक्चर। स्कैपुला की पोजीशन की अगर बात करें बच्चों, तो ये सेकंड से लेके सेवेंथ रिब तक पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जहां पे हमारी आगे की तरफ अगर हम देखें, जहां पे हमारी सेकंड से सेवेंथ रिब पाई जाती है, उसी के बिल्कुल सीध में पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो एक शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला, ये एक फ्लैट ट्रायंगुलर बोन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए कुछ थ्योरी यहां पे लिखी गई है, वही लिखते हैं। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। बिल्कुल वही चीज है जो अभी आपको बताया मैंने, कि सेवेंथ और सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में पाई जाने वाली एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। याद रखेंगे, लार्ज ट्रायंगुलर और कैसी बोन है? फ्लैट बोन। तभी तो हमने बोला शोल्डर ब्लेड। बिल्कुल, शोल्डर ब्लेड बोला उसको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज। जैसा कि सर ने आपको बताया था, ये जो बॉडी है, यहां से एक एलिवेटेड रिज होता है, एक उभार होता है, और उसी को बच्चों क्या कहा था? स्पाइन कहा गया था। ठीक है, तो वही चीज यहां देखिए एनसीईआरटी ने लिखी है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज व्हिच इज कॉल्ड स्पाइन, एंड व्हिच प्रोजेक्ट्स एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्रोमियन।
acromion, and this acromion is site for attachment with the collarbone or clavicle. Right? So this acromion is a site of attachment for the clavicle or collarbone. Right? तो ये हमने यहाँ पे देखा बच्चों स्कैपुला के स्ट्रक्चर को डिटेल में। पहले एनिमेशन देख लेते हैं हम लोग स्कैपुला का किस तरीके से है। देखते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं स्कैपुला के ये इस एनिमेटेड डायग्राम में स्कैपुला को आप अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। और इस स्कैपुला को अगर आप इस डायग्राम को देखें तो अब आपको इसमें पूरा ये बॉडी वाला पार्ट दिख रहा है बच्चों। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक स्पाइन दिखने वाला है। देखिए बच्चों, ये रहा एक स्पाइन और स्पाइन से एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस जो निकल रहा है। दिस टॉप मोस्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। इसके अलावा एक और प्रोसेस है जहां पर मसल्स के टेंडन आकर अटैच होंगे, वो है जिसको हम बोल रहे हैं बच्चों कौन सा, कोरेकॉइड प्रोसेस। ये जो आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो तो एक्रोमियन है, उसके नीचे जो दिख रहा है क्रोबीक लाइक, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरेकॉइड प्रोसेस, जहां पर मसल्स के टेंडन आकर अटैच होंगे। और सर ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ये उसकी बॉडी है, बिल्कुल कर रहा है ना, बिल्कुल सर। तो अब आई थिंक आपको ये स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं क्लैविकल का। जैसा कि आपको पहले ही हमने बताया, क्लैविकल का ही नाम कॉलर बोन है, या लेडीज के केस में इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्लैविकल का स्ट्रक्चर है, इसमें अभी हमने पीछे देखा था कि क्लैविकल एक सिरे पे तो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा था और एक सिरे पे कहां जुड़ा हुआ था, वो जुड़ा था स्टर्नम से। अब देखिए कौन सा सिरा एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा है और कौन सा सिरा स्टर्नम से जुड़ा है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है। जो मीडियल सिरा है, मतलब ये जो अंदर वाला सिरा है क्लैविकल का, वो किससे जुड़ा है बच्चों, स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने ब्रेस्ट बोन भी कहा था। और जो लैटरल सरफेस है, जो इधर वाला साइड वाला ये जो सरफेस है क्लैविकल का, वो एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ा हुआ है, विच इज अगेन किसका एक पार्ट है, स्कैपुला का पार्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस उससे जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ पे ये क्लैविकल का लैटरल एंड, इसीलिए देखिए इसको क्या बोला, एक्रोमियल एंड, और इसको क्या कह दिया, स्टर्नल एंड कह दिया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे याद रखेंगे बच्चों कि ये जो क्लैविकल है एक सिलेंड्रिकल बोन है, लेकिन ये सीधी नहीं होती है, रदर यहाँ पे दो कर्वेचर्स हमें देखने को मिलते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव ऐसे कर्वेचर हमें देखने को मिलते हैं। उसकी वजह से हम इसकी शेप को एस शेप भी कहते हैं बच्चों। और याद रखिए ये मेल में ज्यादा कर्व्ड होती है फीमेल के कंपैरिजन में, और फीमेल में इसको ब्यूटी से रिलेटेड भी कनेक्ट किया जाता है, इसलिए हम इसको ब्यूटी बोन भी कह देते हैं बच्चों। और याद रखिए हॉरिजॉन्टल बोन है, बिल्कुल ये बोन जो है वो कैसे लाइज होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। और सीधे सीधे अभी आपको जैसा सर ने बताया कि स्टर्नम हमारा एक्सियल स्केलेटन है और स्कैपुला हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं कि स्कैपुला को एक तरह से स्टर्नम से अटैच करने का काम कर रही है, उनके बीच में जो है वो क्या है, एक कॉलर बोन या क्लैविकल प्रेजेंट है। उसके दो एंड है, मीडियल एंड है स्टर्नल एंड और लेटरल एंड है एक्रोमियल एंड। नाम से समझ में आता है जो स्टर्नम से अटैच होगा वो स्टर्नल एंड होगा, और जो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होगा वो होगा एक्रोमियल एंड। जैसे लिखा है द क्लैविकल आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन, आप जानते हैं एक्रोमियन इज ए पार्ट ऑफ स्कैपुला। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन, जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था डायग्राम में सर ने कि इस एक्रोमियन के नीचे की ओर हमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड ग्लेनॉइड कैविटी, और इस ग्लेनॉइड कैविटी में आर्टिकुलेशन होता है हेड ऑफ ह्यूमरस का, मतलब जो ह्यूमरस हमारे अपर आर्म की बोन है उसका हेड जो है वो अटैच है, किसके अंदर फिट है, वो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में फिट है, और वहां पर आर्टिकुलेशन हो रहा है और बना रहा है शोल्डर जॉइंट, जो कि एक टाइप है कौन सा, बॉल एंड सॉकेट, जैसे डायग्राम में सर ने देखिए बच्चों यहाँ पे डायग्राम में क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास स्कैपुला है, ये इसकी जो कैविटी है दिस इज ग्लेनॉइड कैविटी, और ये ब्लैक कलर से जो आपको दिख रही है दिस बोन इज व्हाट, ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो आपने देखा ह्यूमरस का जो हेड है जो कि एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये इस स्कैपुला की कैविटी के अंदर जाके फिट हो जाता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। ये तो बात हुई पेक्टोरल गर्डल की, आगे हम बात करेंगे पेल्विक गर्डल की। जैसा कि आपको बताया था पेल्विक गर्डल दो पेल्विक बोन से मिलकर बना हुआ होता है, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, फॉर्म्ड ऑफ टू कॉक्सल बोन। पेल्विक बोन को ही क्या बोलेंगे, कॉक्सल बोन, या फिर हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन। बिल्कुल सही, ठीक है। और यहां देखिए क्या लिखते हैं, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। तो हम लोग पहले ही ये पढ़ चुके हैं कि हर कॉक्सल बोन या हर पेल्विक बोन जो है वो 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी ये 3 बोन्स हैं। देखिए ये जो बड़ा सा पार्ट यहां पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज इलियम पार्ट। और फिर यहां पे आप देखें तो यहां पे ये प्यूबिस वाला पार्ट नजर आ रहा है। फिर यहां पे देखेंगे नीचे की तरफ आपको एक इस्चियम वाला पार्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक जो इधर की पेल्विक बोन है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। एक तो पेल्विक इलियम है,
एक प्यूबिस है और एक इस्चियम है, 3 बोन्स के फ्यूजन से ये पार्ट पूरा बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों स्ट्रक्चर आता है, जैसे हमने पेक्टोरल गर्डल के अंदर अभी आपको बताया था ग्लेनोइड कैविटी, उसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको मिलती है acetabulum cavity, and this acetabulum cavity is going to provide attachment for head of femur, head of femur, that is thigh bone। हमने पढ़ा था ये कौन सी है, लार्जेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, हेवीएस्ट बोन होती है। तो वो किस जगह से यहाँ पे अटैच होगी, वो इस acetabulum cavity से अटैच होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे बच्चों, pelvic bone में जो कैविटी है उसको क्या कह रहे हैं, acetabulum cavity, और जो स्कैपुला में कैविटी है उसको क्या कहा था, ग्लेनोइड कैविटी। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं पेल्विक गर्डल के बारे में। वापस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए बच्चों, हमने पेक्टोरल गर्डल जो यहां पर था उसकी बात कर ली, अब हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, हिप वाली जगह की बात कर रहे हैं, जहां पर है हिप बोन से मिलकर बना हुआ है पेल्विक गर्डल, जिसमें है 2 बोन्स, और जो 2 कॉक्सियल बोन्स है उनमें से हर एक कॉक्सियल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बना है, वो है इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। इधर भी इलियम, प्यूबिस, इस्चियम है और इधर भी इलियम, प्यूबिस, इस्चियम है। इसका मतलब ये एक कॉक्सियल बोन है और ये दूसरी कॉक्सियल बोन है। अब आप देखिएगा दोनों कॉक्सियल बोन को, एक कॉक्सियल बोन यहां है, एक कॉक्सियल बोन यहां है, दोनों कॉक्सियल बोन को वेंट्रल सरफेस पर कनेक्ट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। एक कार्टिलेज की हेल्प से यहां पर क्या किया गया है, दोनों को कनेक्ट किया गया है। एक व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज है जो दोनों को वेंट्रल सरफेस पर कनेक्ट कर रही है। दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोला जाएगा इसको, हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलेंगे। कौन सी सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर। लेकिन दोनों कॉक्सियल बोन्स जो है वो डॉर्सल सरफेस पर भी कनेक्ट है, और डॉर्सल सरफेस पर दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है आपकी वर्टिब्रा, जिसका नाम है सैक्रम हम कह सकते हैं। और यहां पर इसके लिए बन रहा है सैक्रोइलैक जॉइंट। आप देख सकते हैं इलियम और सैक्रम के बीच में जॉइंट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सैक्रोइलैक जॉइंट। और ये सैक्रोइलैक जॉइंट की हेल्प से डॉर्सल सरफेस पर दोनों के दोनों कॉक्सियल बोन्स कनेक्टेड है। एक बात और आ जाती है बच्चों, एसिटाबुलम, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एसिटाबुलम के फॉर्मेशन में किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, इलियम का, इस्चियम का, प्यूबिस का, या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों ऊपर से ये सबसे बड़ी कॉक्सियल बोन इलियम दिख रही है आपको, ठीक है, यहां पर आपको इस्चियम दिख रही है और प्यूबिस दिख रही है, तीनों बोन दिख रही है यहां पर, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीनों से मिलकर एक कैविटी जो बन रही है उसको हम बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें फिट हो रहा है हेड ऑफ फीमर। क्या बोलेंगे, हेड ऑफ फीमर फिट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आती है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, इसकी बात करते हैं। अब ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ये यहां पे एक ओपनिंग होती है, और इस ओपनिंग के थ्रू भी क्या होती हैं, बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो पास होती हैं, या जो हम कह सकते हैं नर्व्स भी पास होती हैं, वो पास होती हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बड़ा सा एक ओपनिंग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, आइए बच्चों अब इसी स्ट्रक्चर को एक शानदार से एनिमेशन के साथ देखते हैं, ताकि इसकी जो डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस के जो ज्वाइंट्स हमने डिस्कस किए वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, देखिए यहां पे बच्चों ये आपके सामने आ जाता है एक शानदार सा एनिमेशन, और इससे आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा, एकदम 360 व्यू आपको मिल रहा है पेल्विक गर्डल का, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप देखिए कैसे ह्यूमरस का हेड जो है वो एसिटाबुलम कैविटी से जुड़ा हुआ है, कैसे जो पीछे की तरफ सर ने आपको बताया था कि जो सैक्रम है हमारा, उससे डॉर्सल सरफेस पे हमारी पेल्विक बोन जुड़ी होती हैं, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। ये देखिए 2 पेल्विक बोन्स हैं, डॉर्सल सरफेस पे किससे जुड़ी हुई हैं, सैक्रम से जुड़ी हुई हैं, और आगे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, इस जगह पे क्या होगा, कार्टिलेज होगा, और उससे क्या बनेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। बिल्कुल ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन भी बहुत क्लियर यहां से हो रहा है बच्चों। आप देखिए इस एसिटाबुलम कैविटी के नीचे एक बड़ा सा ओपनिंग आपको नजर आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट ऑब्ट्यूरेटर, जिससे होते हुए नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास होंगी। ठीक है, तो ये हमने यहां पे पढ़ा। तो पढ़ते हैं बच्चों, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, तीनों का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, तीनों का फ्यूजन पॉइंट है, इज ए कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट, मतलब फीमर का आर्टिकुलेशन हो रहा है। देख सकते हैं बच्चों ये फीमर का हेड जो है वो आर्टिकुलेट हो रहा है इस एसिटाबुलम कैविटी में। और यहां पे भी जो ज्वाइंट बनेगा वो कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पेक्टोरल गर्डल में कि स्कैपुला और ह्यूमरस का जो अटैचमेंट था, सेम वैसा ही अटैचमेंट बच्चों यहां मिल रहा है हमको पेल्विक बोन और फीमर के बीच। बिल्कुल, एक पॉइंट आ जाता है, टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली। डॉर्सली तो क्या था, सैक्रम था दोनों को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, लेकिन वेंट्रली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। आगे वाले पॉइंट पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज, कौन सी, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट जो होता है, जिसके अंदर कार्टिलेज है, उसकी वजह से हम बोलते हैं, आप रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे कि रिलैक्सिन हार्मोन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है। बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ जो
है वो इजी हो जाए, बिल्कुल तो उस पेल्विक एरिया को बढ़ाने का ये काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो याद रखिए रिलैक्सिन हार्मोन जो काम करता है वो इस प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले पार्ट पे ही काम करता है। अब बच्चों आइए एक और शानदार डायग्राम से आपको ये चीज बताते हैं जो सर ने आपको बताई कि इस एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में इलियम, प्यूबिक और इस्चियम तीनों का रोल होता है, और ऑब्ट्यूरेटर को बनाने में तीनों का रोल नहीं है, वहां केवल इस्चियम और प्यूबिस का रोल है। एक बहुत शानदार सा डायग्राम है, उससे ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली हैं। देखिए ये आपके सामने यहाँ पे शानदार सा डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये येलो कलर का जितना पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या है बच्चों, ये है इलियम, जो कि इन तीनों में कैसी है, सबसे लार्जेस्ट बोन। यहां पे अगर हम देखें बच्चों तो ये जो यहां पे आपको दिख रहा है नीचे वाला जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर वाला जो स्ट्रक्चर है वो किसको मार्क कर रहा है, प्यूबिस बोन को मार्क कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमने देखा यहां पे इलियम वाला पार्ट येलो कलर वाला, रेड कलर से जो चीज आपको मार्क करके दिखाई गई है वो क्या है, प्यूबिस पार्ट है। और ये ब्लू कलर वाला जो या पर्पल कलर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, इस्चियम पार्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों जैसा कि सर ने आपको बताया था कि एसिटाबुलम कैविटी जो है वो तीनों के मिलने से बनी है, तो यहां पे आप देखिए ये जो एसिटाबुलम कैविटी है इसके अंदर आपको कितने कलर दिख रहे हैं, तीन कलर दिख रहे हैं। मतलब ऊपर से क्या है, इलियम आ रही है, इधर से क्या आ रहा है, प्यूबिस आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, इस्चियम। तो वो बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई जो सर ने आपको बताई थी कि कैसे इस एसिटाबुलम कैविटी को बनाने में तीनों का रोल होता है। लेकिन अगर बच्चों इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को देखें, इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को बनाने में तो केवल इस्चियम और प्यूबिस का ही रोल है। ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन वो था बच्चों जिससे नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास होती है, और इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन को बनाने में रोल होता है इस्चियम का और प्यूबिस का। उनमें से भी याद रखें कि इस्चियम जो है, इलियम तो लार्जेस्ट है लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पेल्विस बोन है वो है इस्चियम, और सबसे लोवेस्ट भी है बच्चों इस्चियम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, और जो फ्रंट बना रही है पेल्विस का, फ्रंट साइड बना रही है वो है प्यूबिस। तो डायग्राम में काफी अच्छे से क्लियर हो जाती है सारी चीजें, आप सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई। तो याद रखिए कि इलियम हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन में केवल इस्चियम और प्यूबिस का रोल है, और एस्टाबुलम में तीनों का रोल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे बात करते हैं कि मेल और फीमेल के पेल्विस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। बच्चों अगर हम मेल और फीमेल के पेल्विस में डिफरेंसेस की बात करें तो हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ डिफरेंसेस को हम यहां पर देखते हैं। जैसे जनरल विड्थ के बारे में अगर हम बात करें तो फीमेल में पेल्विस या हिप्स अगर हम बोले थोड़े से वाइडर होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, और मेल के अंदर ये वाला पोर्शन कंपैरेटिवली क्या होता है, नैरो होता है। ये हिप वाला पोर्शन हम बोल सकते हैं ज्यादा वाइड होना और नैरो होना, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है पेल्विस पर। इसका मतलब हिप्स वाइडर है, इसका मतलब फीमेल में पेल्विस थोड़ा सा क्या है, वाइडर है। ठीक है, और मेल के अंदर हिप्स नैरो है, इसका मतलब उनका पेल्विस भी थोड़ा क्या है, नैरो है। ठीक है, दूसरी हम बात कर लेते हैं प्यूबिस जो है, अगर प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस तीन नाम थे बच्चों, उनमें से प्यूबिस की अगर हम बात करें तो वो होती है लॉन्गर और मोर रेक्टेंगुलर होती है। कैसी होगी, मोर रेक्टेंगुलर, ज्यादा रेक्टेंगुलर होगी, जबकि मेल में प्यूबिस शॉर्ट होगा और कैसा होगा, ट्रायंगुलर शेप हमें देखने को मिलेगा। किसमें, मेल में, और फीमेल में कैसा होगा प्यूबिस, रेक्टेंगुलर। और ये प्यूबिस वाला पार्ट कौन सा है जो क्या बना रहा है, पेल्विस का फ्रंट बना रहा है। ठीक है, जबकि सैक्रम, बच्चों सैक्रम तो एक वर्टिब्रा है। एम्ब्रायनिक कंडीशन में कितनी सैक्रल वर्टिब्रा थी, 5, जिनके फ्यूजन से एक बोन बनी क्या, सैक्रम। उस सैक्रम की अगर मेल एंड फीमेल में बात करें, सैक्रम की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों हिप बोन्स को, कॉक्सियल बोन्स को डॉर्सल सरफेस पर कनेक्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सैक्रम। तो मेल में और फीमेल में बात करें तो फीमेल में सैक्रम शॉर्ट होती है और वाइडर होती है। शॉर्ट होगी शॉर्ट, लेकिन कैसी होगी, वाइड होगी। लेकिन मेल के अंदर ये लॉन्ग होगी और कैसी होगी, नैरो होगी। मेल में सैक्रम लॉन्ग तो होगी लेकिन कैसी होगी, नैरो होगी। फीमेल में होगी तो शॉर्ट लेकिन कैसी होगी, वाइड होगी। तो इस बात को याद रखें, ये बच्चों थे डिफरेंसेस मेल और फीमेल पेल्विस के अंदर। अब आगे हम लोग देखेंगे जॉइंट्स के बारे में बात। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है जॉइंट्स। ठीक है, देखिए जॉइंट्स जो हैं वो हर तरीके की मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और यही चीज बच्चों एनसीईआरटी में लिखी है। देखिए क्लियरली लिखा है, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारे बोन के थ्रू जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं उसमें ये जरूरी है कि जॉइंट्स हो। आप खुद ही इमेजिन करके देखिए, अगर हमारे लिम्स के अंदर, हमारे बोन्स के अंदर अगर जॉइंट नहीं होते तो क्या हम इतने फ्रीली मूव कर पाते? बिल्कुल नहीं, बात है, नहीं कर पाते। ठीक है, तो वही चीज एनसीईआरटी ने आपके लिए लिखी है कि जो बोनी पार्ट्स हैं अगर वो इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी मूवमेंट्स अच्छी तरीके से हो पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखते हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस। तो वही चीज है कि चाहे
चाहे हम यहाँ पे खड़े खड़े इस तरीके के लिखने की बात करें या किसी और तरीके की मूवमेंट की बात करें, और चाहे सर आपके साथ बोल ही रहे हो, बिल्कुल, चाहे हम बोल ही रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह चल के जाएं, जिसको हमने क्या कहा था, लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए मूवमेंट हो या किसी भी तरीके की मूवमेंट जिसके अंदर बोन्स इन्वॉल्व हो रही हैं, उसके लिए बच्चों हमें जॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखते हैं, जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बोन्स। तो ये आप सबको पता है कि दो बोन्स जहां पे आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं वहां पे क्या बनता है, जॉइंट बनता है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखते हैं, और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो कई जगह पे आपने ऐसा भी देखा है कि बोन और कार्टिलेज आपस में मिल रहे हैं, तो वहां पे भी क्या बनेगा, जॉइंट बनेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एनसीईआरटी ने बताया है। लिखते हैं, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट थ्रू द जॉइंट्स। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, वेयर द जॉइंट एक्ट एज फल्क्रम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखिए फल्क्रम कैसे हमें समझना है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाथ में एक डंबल है और उसको हमने उठाना है। ठीक है, तो डंबल जो है उसका वेट कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, और ये जो हमारा एल्बो जॉइंट है ये एक फल्क्रम की तरह काम करेगा, और ये जो बाइसेप्स की मसल्स हैं ये एक एफर्ट लगाएंगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे ये जो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, वो एक फल्क्रम की तरह काम करता है, और इस जॉइंट की वजह से और यहाँ पे जो मसल्स हैं उन्होंने जो फोर्स जनरेट किया उसकी वजह से ही हम उस डंबल को लिफ्ट अप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये फल्क्रम का एक बहुत शानदार सा एग्जांपल है। तो सर ने स्ट्रक्चरली जॉइंट्स को क्लासिफाई किया और अब 3 जॉइंट्स बताए हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फाइब्रस जॉइंट, जो फंक्शनली जिसको हम सिनार्थ्रोसिस भी कहते हैं बच्चों। फंक्शनली सिनार्थ्रोसिस का मतलब होता है कि फाइब्रस जॉइंट से सबसे पहले तो क्लियर हो जाती है कि ऐसा जॉइंट जिसके अंदर वाइट फाइबर्स या कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट हो, और कोलाजन फाइबर्स अगर प्रेजेंट होंगे तो कोलाजन फाइबर्स तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, तो क्या वो मूवमेंट होने देंगे सर? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब जहां भी फाइब्रस जॉइंट होगा वो इमूवेबल टाइप का जॉइंट होगा, और उस इमूवेबल जॉइंट को हम फंक्शनली क्या बोलेंगे, सिनार्थ्रोसिस। ठीक है, फंक्शनली क्या है, सिनार्थ्रोसिस। आप देख सकते हैं जैसा आपको सर ने स्टार्टिंग में क्रेनियम बताया था बच्चों, आपको बताया था कि हमारे स्कल के अंदर स्कल बोन्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्रेनियल बोन और फेशियल बोन्स के बारे में हम बात करते हैं, और क्रेनियल बोन्स का नंबर कितना था सर, 8। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, एथमॉइड थी। तो उनमें से जो फ्लैट स्कल बोन्स थी, जो फ्लैट स्कल बोन्स दिख रही है आपको, इन फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में भी जॉइंट है। ये देख सकते हैं, ये 2 पैराइटल है, दिस इज ऑक्सीपिटल, दिस इज फ्रंटल। तो फ्रंटल, ये फ्रंटल हो जाएगी, ये ऑक्सीपिटल हो जाएगी, तो इन सबके बीच में आपको जॉइंट देखने को मिल रहे हैं, और ये जॉइंट जो है ये फाइब्रस जॉइंट है, और ये फाइब्रस जॉइंट जो है इनको हम बोलते हैं सिनार्थ्रोसिस। और ये फाइब्रस जॉइंट जो स्कल बोन्स के, फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, सूचर्स बोलते हैं। अब आप खुद देखिए, ये हम बोल रहे हैं ये पैराइटल है, ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल, ये फ्रंटल है, और ये ऑक्सीपिटल है। तो इनके बीच में यहां पर जो जॉइंट है, या यहां पर जो जॉइंट है, या यहां पर जो जॉइंट है, जो फाइब्रस जॉइंट है, तो क्या ये जॉइंट ऐसे मूव करता है? इस तरह से तो मूव नहीं करता है। इवन हम ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से फ्रंटल खत्म हो रहा है और कहां पे टेम्पोरल शुरू हो रहा है। बिल्कुल सर, इस तरह के जॉइंट को हम बोलेंगे फाइब्रस जॉइंट। तो क्या लिखा है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता। नाम याद रखेंगे, सिनार्थ्रोसिस जॉइंट है, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, फाइब्रस जॉइंट है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स। याद रखें, स्कल की कौन सी बोन्स, फ्लैट बोन्स के बीच में मिलेगा, विच फ्यूज एंड टू एंड। देख सकते हैं बिल्कुल इस एंड से लेकर इस एंड तक, एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सीधा सीधा जिसके अंदर कोलाजन फाइबर्स का नंबर ज्यादा होगा, इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सूचर्स। और क्या बनाएंगे, टू फॉर्म दी क्रेनियम। इन सबके मिलने से ही तो पूरा एक ब्रेन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसके अंदर ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है सर। तो अभी यहां पे सर ने आपको फाइब्रस ज्वाइंट के बारे में डिटेल में समझाया, सूचर्स क्या होते हैं वो भी आपको बताया। चलिए कुछ एनिमेशंस की हेल्प से और इंटरेस्टिंग तरीके से इनको देखते हैं। देखिए आपके पास बहुत शानदार से एनिमेशंस हैं, और इनमें आपको बहुत क्लियरली ये जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये सब रेड लाइन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सूचर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, जो क्रेनियम की हमने डिफरेंट बोन्स पढ़ी थी उनके बीच में फाइब्रस ज्वाइंट सूचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहां पे कुछ सूचर्स के नाम भी हम याद रख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहां पे ये हमारे पास पैराइटल है, और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पैराइटल है, ये हमारे पास एक पैराइटल है। इन दो पैराइटल के बीच में जो सूचर है उसको क्या कहा गया, सैजिटल सूचर कहा गया। इसी तरीके से फ्रंटल और पैराइटल के बीच में कौन सा है बच्चों, कोरोनल सूचर हो जाता है। इसी तरीके से यहां अगर हम देखें लंबोइडियल सूचर जो होता है वो ऑसिपिटल
ऑक्सीपिटल और जो पैराइटल है उसके बीच में बनता है, और अगर हम स्क्वैमस सूचर की बात करें तो टेम्पोरल और पैराइटल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं नाम कौन सा किसके बीच में पाया जाता है, एक टेबल बना के आप लिख सकते हैं और इनको याद कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अलावा सर हम बात कर लेते हैं फाइब्रस जॉइंट। एक तो बच्चों को क्लियर हो गया कि स्कल की जो फ्लैट बोन्स है उनके बीच में ये इमूवेबल टाइप का सिनार्थ्रोसिस या फाइब्रस जॉइंट हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं हमारी टीथ, हम जानते हैं कि हमारे थीकोडॉन टीथ है और हमारे टीथ की जो कोन शेप पैग है या रूट है वो एम्बेडेड है बोनी सॉकेट में जॉ बोन के। तो जहां पर जॉ बोन के बोनी सॉकेट के अंदर टीथ का कोन शेप पार्ट फिक्स है तो वो भी तो मूवमेंट नहीं करता बच्चों। हमारे दांत इस तरह से मूवमेंट तो नहीं करते। अगर वो कोई दांत ऐसी तरह का मूवमेंट कर रहा है जिस इस तरह के जॉइंट में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो दांत तो टूटने वाला है, तो नॉर्मली मूवमेंट नहीं करता। दिस टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट इज कॉल्ड गॉम्फोसिस। क्या वर्ड यूज करेंगे? गॉम्फोसिस। तो इसका मतलब फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन दी फ्लैट स्कल बोन्स ऑफ क्रेनियम हम बोल सकते हैं, और साथ के साथ हम बोल सकते हैं कि टीथ की रूट में भी हमें देखने को मिलेगा जहां हम इसे कहेंगे गॉम्फोसिस। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के जॉइंट्स हो गए, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। याद रखेंगे ये फाइब्रस जॉइंट है और ये कैसे होंगे? इमूवेबल जॉइंट होगी। ठीक है, कहा जाएगा सिनार्थ्रोसिस कहा जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे जॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। कार्टिलेजिनियस जॉइंट को क्या कहा जाएगा सर? सिनकॉन्ड्रोसिस। बच्चों देख लेते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। बच्चों फाइब्रस वो जॉइंट था जहां पर आपको जॉइंट वाले पोर्शन पर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या कोलाजन फाइबर्स देखने को मिल रहे थे और वो इमूवेबल था। यहां पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलेगी, नाम से समझ में आता है जहां पर जॉइंट वाले पोर्शन पर कार्टिलेज हो वो होगा कार्टिलेजिनस जॉइंट। और आप खुद सोचिए, आपको यह बात पहले पढ़ाई गई है कि दो वर्टिब्रा, दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में हमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखने को मिलती है, और ये भी किसकी बनी हुई होती है? व्हाइट फाइबरस कार्टिलेज। इसका मतलब ये जो दो बोन्स हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एक कार्टिलेज की हेल्प से। और ये जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहला रही थी। हमने पढ़ा था कि ये शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह वर्क करती है, वर्टिब्रा को बोन से टकराकर टूटने से बचा रही है। तो ऐसी वर्टिब्रा के बीच में आपको ये दिख रही है कौन सी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो क्या है? द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। मतलब ये वर्टिब्रा दोनों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो एक व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, और कार्टिलेज तो ये जॉइंट क्या कहलाया? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, द जॉइंट बिटवीन दी, अभी हमने पढ़ा एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ दिस पैटर्न एंड इट परमिट लिमिटेड मूवमेंट। तो इस लिमिटेड मूवमेंट से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा वर्ड है? लिमिटेड मूवमेंट से वर्ड जो आएगा वो होगा सिनकॉन्ड्रोसिस। जब इमूवेबल था तो सिनार्थ्रोसिस कहा था, बिल्कुल। और लिमिटेड मूवमेंट होगा तो इसको बोलेंगे सिनकॉन्ड्रोसिस। और भी होता है, और भी होते हैं यहाँ पे, और भी एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था पेल्विक गर्डल के अंदर कि जो दो पेल्विक बोन्स हैं वो आगे की तरफ वेंट्रली जब मिल रही थी तो वहां क्या बन रहा था बच्चों? प्यूबिक सिम्फाइसिस। Exactly. और वो भी किसका एग्जांपल था? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज वहां पे पाया जाता है। मतलब वो भी एक तरीके का कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। तो दो एग्जांपल याद रखने। एक सर ने आपको यहाँ पे बताया इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये हमारे, जैसा कि सर ने आपको बताया, शॉक एब्जॉर्बिंग की तरह काम करती है। और एक और चीज यहां से समझ सकते हैं कि ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये चूंकि कार्टिलेजिनियस जॉइंट है, लिमिटेड मूवमेंट दे रही है, इसी वजह से हम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ टिल्ट कर सकते हैं या आगे की तरफ बेंड कर सकते हैं। मतलब जो हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम कह सकते हैं इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से आती है। और ये भी आप पढ़ते बच्चों एनिमल टिश्यू के अंदर कि इस डिस्क के रिलैक्स होने की वजह से हम बोलते हैं कि आफ्टर डेथ या सोते समय हमारी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऐसा ही बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है। अब आप सोचिए, अगर इंटरवर्टिब्रल डिस्क नहीं होता और ये सब एंड टू एंड फ्यूज होती तो क्या होता है? ह्यूमन रोबोट की तरह चलता। बिल्कुल रोबोट की तरह आगे की तरफ जो है, और अगर थोड़ा सा भी वो अपने आप को टिल्ट करने की कोशिश करता तो बोन के टूटने के चांस ज्यादा होते हैं, वहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बच्चों किसके बारे में पढ़ा? कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बारे में। दो एग्जांपल याद रखेंगे। एक सर ने आपको बताया इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक और मैंने आपको बताया कौन सा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है।